नताशा मैडम, उठ जाओ, उठकर कमरे में अपना सामान सेट कर लो। मैं तुम्हारे भाई की बीवी हूँ, कोई तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो अपने साथ साथ तुम्हारे भी सारे काम करो। भाभी की ये बात सुनकर मैं जो बुखार में तप रही थी जल्दी से उठ बैठी और बोली, भाभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं खुद ही कर लूँगी अपनी सेटिंग, आप अपना सामान सेट कर लें। भाभी बोली, तो नाश्ता क्या तेरा भाई बनाएगा? वो आके तो सुबह सुबह उठकर अपने काम के लिए निकल गया है। मैं चकराते सर के साथ उठी। जैसे ही उठकर खड़ी हुई, चकराने से दोबारा बेड पर गिर गई। भाभी मुंह में बड़बड़ाती हुई कमरे से बाहर निकल गई। महारानी के यही बहाने शुरू से देखती आ रही हूँ, और एक भाई है, लाड उठाता थकता नहीं है। भाभी के जाने के बाद आज मैं फिर अम्मा को याद करके खूब रोई थी। ऊपर से एक सहारा था अपने घर का, जहाँ मेरे माँ बाप की यादें बसती थी, उन यादों के सहारे जी रही थी। लेकिन आज वो घर भी छूट गया। यही सोचते मेरी आंखों से आंसू मोतियों की लड़ी की तरह गिरने लगे। मैं जी भर कर रोना चाहती थी। जब रो रो कर हल्कान हो चुकी तो मुझे महसूस हुआ कि खिड़की से हवा का तेज झोंका आया, जिसकी वजह से मेरे कमर तक आते स्ट्रेट बाल हवा में लहराने लगे। जैसे ही आगे बढ़कर आगे की 2 लिट्टें मेरे चेहरे के साथ शरारत करने लगी, मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरा चेहरा दोनों हाथों के प्याले में भर लिया हो। ये कौन हो सकता है? भाई होंगे। ये सोचते हुए मैंने जैसे ही आंखें खोली तो आगे का मंजर जान निकालने वाला था। मेरा नाम नताशा है, प्यार से मेरे माँ बाप ताशु बोलते हैं। मेरी उम्र 21 साल है। हम 2 बहन भाई थे। हम लोग एक कस्बे में रहते थे। मेरे अब्बू का किराना स्टोर था जो मोहल्ले की बिल्कुल वस्त में था। ये किराना सारे घर का अच्छा खासा गुजारा हो जाता। अब्बू ने काफ़ी अच्छा घर बना लिया था। जब से होश संभाला कभी किसी चीज़ की कमी नहीं देखी थी। हम दोनों बहन भाई ही दुनिया में थे। भाई मुझसे बड़े थे और बहुत समझदार भी। अभी हम बहुत छोटे थे कि अचानक से एक दिन अब्बू को दिल का दौरा पड़ा और वो इस दुनिया से चल बसे। घर की सारी जिम्मेदारियों का बोझ माँ के सर पर आ गया, क्योंकि हम उस वक्त बहुत छोटे थे। भाई की उम्र 10 साल थी और मैं सिर्फ 6 साल की थी। अभी तो बाप की मोहब्बत पूरी तरह पाई भी नहीं थी कि अल्लाह ने हमसे हमारा बाप छीन लिया। अब्बू के जमा किए हुए जितने भी पैसे थे उससे हम लोग घर के अखराजात पूरे करते थे। माँ हर वक्त बहुत ज़्यादा फिक्रमंद रहती और अब्बू को याद करके रोती रहती। अब्बू और अम्मी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। यही वजह थी कि अम्मी बिल्कुल टूट के बिखर कर रह गई थी, लेकिन हमारे सामने ये महसूस न होने देती कि वो किस कर्ब से गुजर रही हैं। फिर जैसे ही अम्मी की इद्दत पूरी हुई, उन्होंने खुद ही जाकर अब्बू का किराना स्टोर संभाला, क्योंकि वो जानती थी कि उसके अलावा उनके पास और कोई हल नहीं है। अब कमाएंगी तो अपने बच्चों की परवरिश कर सकेंगी। मेरे अब्बू का ख्वाब था कि उनके दोनों बच्चे पढ़ लिख कर किसी काबिल हो जाएं, लेकिन वो अपने ख्वाब अपनी आंखों में सजाकर ऐसे इस दुनिया से चले गए। अब उन ख्वाबों को मेरी माँ पूरा करना चाहती थी। माँ पहले सुबह हमारी सारी जिम्मेदारियाँ निभाती, फिर अब्बू के किराना स्टोर चली जाती, जहाँ वो दिन भर काम करती और रात को आते ही दोबारा से घर की ड्यूटी शुरू हो जाती। जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे थे, हम समझ रहे थे कि हमारी माँ पर बहुत ज़्यादा बोझ है। भाई ने माँ का बोझ बांटना चाहा कि जब वो फारिग हो तो दुकान पर आकर बैठ जाया करेंगे, लेकिन माँ ने मना कर दिया कि तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो, जब भी टाइम मिले तो पढ़ा करो, बस बाकी मैं खुद कर लूँगी। जैसे तैसे करके माँ अपना गुजारा करती रही। भाई ने ग्रेजुएशन कर लिया था, अब ये आर्मी में जाना चाहते थे और उनका ये ख्वाब था कि पूरा हो। भाई को आर्मी में जॉब मिल गई। माँ के साथ साथ मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं उस वक्त मैट्रिक की स्टूडेंट थी। हमारे मोहल्ले की ही एक आंटी थी जो बेवा थी। उनके शौहर की वफ़ात को कितना अरसा गुजर गया था। ये अपनी 5 बेटियों और 1 बेटे को लेकर बहुत बेबसी की ज़िंदगी गुजार रही थी। उनकी बड़ी बेटी हरीम बहुत खूबसूरत थी। अम्मी को हरीम बहुत प्यारी लगती थी। कुछ अम्मी आंटी पर तरस खा रही थी कि उनके पास बेटियां हैं, वो बेवा औरत जिसका कोई कमाने का वसीला नहीं है, ये कैसे अपने घर के अखराजात पूरे कर रही होगी, क्योंकि वो खुद उस तकलीफ़ से गुजरी थी, इसलिए वो जानती थी कि बेवगी का दुख क्या होता है। अम्मी ने बड़े भाई से मशवरा किया कि आंटी जहरा की बड़ी बेटी हरीम का रिश्ता हम ले लेते हैं।
भाई हरीम को बचपन से ही जानते थे, इसीलिए भाई ने अम्मा से कह दिया कि जैसे आपकी मर्ज़ी, आप वैसे ही करें। अगर आपको लड़की पसंद है तो मुझे उसके साथ शादी के लिए कोई एतराज़ नहीं है। माँ ने उनसे कह दिया कि ज़िंदगी तुम्हें गुजारनी है, अगर तुम राज़ी हो तो मैं उससे तुम्हारी शादी कर दूँगी। भाई ने जवाब दिया कि मैं हरीम से शादी करने के लिए राज़ी हूँ, क्योंकि मेरी कहीं और भी कोई पसंद नहीं है। मैं अपनी माँ की पसंद से ही शादी करना चाहता हूँ और आपको कोई दुख नहीं देना चाहता। हरीम की और भाई की मंगनी हो गई। भाई उस वक्त सियाचिन में होते थे। महीने 2 के बाद भाई का चक्कर लगता। हर महीने की महीने तनख्वाह अम्मा को भेज देते। फिर एक दिन अचानक से माँ की तबीयत ख़राब हो गई। उनके गुर्दे में बेहद दर्द था। मैं परेशानी के आलम में माँ को लेकर अस्पताल पहुँची तो टेस्ट होने के बाद माँ के दोनों गुर्दे बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। न जाने कब से माँ को ये बीमारी थी, लेकिन उन्होंने हमारी खातिर अपनी सेहत का ख्याल ही न रखा। ये बीमारी इस हद तक पहुँच चुकी थी कि अब माँ के गुर्दे ख़राब हो गए थे। देखते ही देखते उनकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो गई। मैं बहुत ज़्यादा बेचैन रहने लगी थी। भाई को माँ की हालत के बारे में बताती तो वो परेशान हो जाते। आखिरकार भाई छुट्टी लेकर घर आ गए थे। माँ ने भाई से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि वो अपनी ज़िंदगी में उनकी शादी करना चाहती हैं। भाई अम्मी को बहुत समझा रहे थे कि अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, जैसे ही वो ठीक होंगी तो शादी कर लेंगे, लेकिन माँ बाज़िद थी। आखिरकार हरीम और भाई का निकाह सादगी से हो गया। हरीम जो दुल्हन बनकर हमारे घर में आ गई थी, माँ की तबीयत भी मज़ीद बिगड़ने लगी थी। हफ्ते में 2 दफ़े माँ के गुर्दे वाश होते और न जाने वो किस तकलीफ़ से गुज़र रही थी। हरीम ने आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो मुझसे उम्र में कोई 1-2 साल ही बड़ी होगी, लेकिन रिश्ते में बड़े होने के लिहाज से मैं उसे भाभी ही बुलाती थी। जिस दिन हरीम दुल्हन बनकर हमारे घर आई, माँ ने मुझे उसी दिन समझा दिया था कि मैं हरीम का इसी तरह एहतराम करूं जिस तरह अपने भाई का और अम्मी का करती हूँ। यही वजह थी कि मैं भाभी का हर एक हुक्म बजा लाती। शुरू में तो भाभी का रवैया मेरे साथ बेहतर रहा, लेकिन फिर घर का सारा निज़ाम भाभी के हाथ में आ गया। भाई अपनी तनख्वाह के पैसे भी भेजते, भाभी वो भी सारे पैसे मैं के दे आती। चंद पैसे घर के अखराजात के लिए रखती। माँ के इलाज के लिए भी मेरे पास एक पैसा नहीं था। जब कभी भाभी से पैसे मांगे तो भाभी ने ये कहकर टाल दिया कि पैसे तो ख़त्म हो गए, तनख्वाह कितनी है तुम्हारे भाई की, उससे तो घर के अखराजात बड़ी मुश्किल से पूरे होते हैं, फिर तुम्हारी माँ के इलाज के लिए पैसे कहाँ आता। लेकिन माँ मुझे मना कर देती कि ये बात भाई को ना बताऊं, क्योंकि अगर भाई को ये बात बताई तो भाई और भाभी दोनों के दरमियान बिगाड़ पैदा हो जाएगा। लेकिन मैं ये सब कैसे बर्दाश्त करती, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से पैसे न होने की वजह से माँ के गुर्दे वाश नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। लेकिन भाभी को ज़रा बराबर भी एहसास नहीं था। आखिरकार एक दिन माँ मुझे इस भरी दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई। भाई को फ़ोन किया, लेकिन भाई के पहुँचने से पहले ही माँ की तदफीन हो चुकी थी, क्योंकि माँ की हालत ही ऐसी थी। भाई बुरी तरह से टूट चुके थे। मैं बिल्कुल गुमसुम हो गई थी, ना किसी से बात करती, ना कुछ खाती पीती। भाई मेरे बारे में बहुत परेशान रहते थे। हरीम भाभी के मैके में भी कोई कमाने वाला नहीं था। एक माँ ही थी जो लोगों के घरों में सफाई सुथराई का काम करके घर के अखराजात पूरे करती, और उनकी 4 बहनें और उनका एक भाई था जो कि उन 5 बहनों से बड़ा था, लेकिन नशा करता था। इसीलिए भाभी के पास घर के अखराजात के जितने पैसे बचते वो सारे अपने मैके में दे आती। हम दोनों ही तो थी, मुझे तो कोई खर्चा नहीं देती थी। मुझे एतराज़ इस बात पर भी नहीं था कि भाभी अपने मैके पैसे क्यों देकर आती हैं, बल्कि अगर वो अपने घर वालों का एहसास करती है तो उन्हें चाहिए मेरी माँ का भी एहसास करती। मेरी माँ तकलीफ़ बर्दाश्त करती इस दुनिया से चली गई, लेकिन भाभी ने उनकी दवाइयों के पैसे नहीं दिए थे। मैं चाहते हुए भी ये बात भाई को नहीं बता सकती थी, क्योंकि माँ ने मरने से पहले मुझसे वादा लिया था कि कोई भी बात भाई को नहीं बताऊंगी, जिससे भाई और भाभी के दरमियान इख्तलाफ पैदा हो सके। क्योंकि माँ का कहना था मुझे हर हाल में भाई का घर बचाना है, सो माँ की यही वसीयत मैं आज तक निभा रही थी। माँ के जाने के बाद मैं बिल्कुल तन्हा रह गई थी।
कुछ दिन भाई घर पर रहे, उनकी छुट्टी ख़त्म हो गई। वो दोबारा से अपनी यूनिट में चले गए। भाभी का रवैया दिन ब दिन मेरे साथ बिगड़ता जा रहा था। भाभी के सारे घर वाले हर रोज़ ही हमारे घर आन टपकते थे। यहाँ पर पार्टियाँ चलती, उनकी चारों बहनें तरह तरह से भाभी की फरमाइश करती। उनके सारे काम मुझे करने पड़ते। भाभी जानती थी कि मैं कोई भी बात भाई को नहीं बताती। इसी वजह से भाभी के जुल्म सितम भी बढ़ते जा रहे थे। भाभी के काम करने के साथ साथ उनके मैके के काम भी करना पड़ते, लेकिन मैं सारे काम खुशी खुशी कर देती। फिर भी कहीं ना कहीं भाभी मेरे कामों में कीड़े निकालती। और साथ उनकी छोटी चारों बहनें, वो भी मुझे तरह तरह की बातें सुनाती, लेकिन मैं सब कुछ बर्दाश्त करती। एक दिन भाभी की छोटी बहन का रिज़ल्ट आया। उसी खुशी में भाभी ने घर पर पार्टी रखी थी, जिसमें भाभी की चारों बहनें, उनकी माँ और उनका वो नशेई भाई भी शामिल था। उस दिन गर्मी की शिद्दत थी। भाभी ने जितने भी खाने की फरमाइश की, मैं वो सब डिशेस तैयार कर रही थी, लेकिन दिल ही दिल में जल रही थी कि क्या मेरा भाई इसलिए कमाता है कि यहाँ ये पार्टियाँ उड़ाई जाएं, जबकि इसके बरक्स में एक एक पैसे के लिए तरसती थी। मेरे पास माँ के दिए हुए कुछ जेवरात थे जिन्हें मैंने संभाल कर रखा था। भाभी उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी और ना ही भाभी को बताना चाहती थी, क्योंकि मैं जानती थी इधर भाभी को उस बारे में पता चल गया तो वो किसी भी तरह वो जेवरात मेरे पास नहीं रहने देंगी। उस दिन मैं अकेली किचन में सारा खाना बना रही थी, जबकि भाभी अपने घर वालों के साथ बाहर बैठी गप्पे लगा रही थी। तभी भाभी ने मुझे आवाज़ दी, अरे नताशा कमबख्त, अभी तक तैयार नहीं हुआ खाना? एक तो तुम इतनी सुस्त हो कि कोई काम ढंग से होता ही नहीं है। मैं जब कबाब फ्राई कर रही थी, भाभी की आवाज़ सुनकर एकदम से चौंकी और बोली, जी भाभी, बस थोड़ी सी देर तक खाना बिल्कुल रेडी हो जाएगा, आप टेबल वगैरह सेट करके खाना लगाएं। तभी मेरे कानों में भाभी की छोटी बहन की आवाज़ पड़ी, हरीम आपी, आपकी नंद तो आप पर बहुत रौब जमाती है। हरीम भाभी को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से से लाल पीली होती किचन में आई और बोली, तुम्हें यहाँ खाली रोटी खाने के लिए रखा है? ऊपर से नवाबजादी कहती है कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूंगी। पता है तुम्हारी पढ़ाई के कितने अखराजात हैं? मैं कितनी मजबूर हूँ तुम्हारे भाई के आगे। पढ़ाई के वो सारे अखराजात पूरे करती हूँ और ऊपर से तुम बदले में ये घर का थोड़ा सा काम नहीं कर सकती। चलो आओ, खुद से टेबल तैयार करो और खाना लगाओ, अम्मी लोगों ने अपने घर भी जाना है। भाभी की ये कड़वी बातें सुनकर मेरा दिल खून के आंसू रोता, लेकिन मेरे आंसू देखने वाला कोई नहीं था, इसीलिए खामोशी के साथ सब कुछ बर्दाश्त कर लेती। भाभी जो मुझ पर इतने एहसानात जिता रही थी कि वो मेरी पढ़ाई के इतने अखराजात पूरे कर रही हैं। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में FSC कर रही थी, जहाँ पर साइंस की पूरी टीचर्स भी मौजूद नहीं थी। भाभी से बहुत दफ़ा कहा कि मुझे अच्छे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले दें, क्योंकि हमारे कॉलेज में इतनी सहूलतें नहीं है। ये एक छोटा सा कॉलेज था जहाँ सिर्फ आर्ट्स के स्टूडेंट ही ज़्यादा थे। साइंस के कोई एक दो मेरे जैसे मजबूर स्टूडेंट होते जो वहाँ पर आते, लेकिन भाभी ने एक न मानी और साल में सिर्फ एक दफ़ा भाभी ने मुझे किताबें ख़रीद कर दी। इसके अलावा मुझे कोई खर्चा भी ना देती। भाई जब कभी आते तो भाभी से चोरी मुझे कुछ न कुछ पैसे दे जाते। उन्हें ये तो था कि मैं सारे अखराजात भाभी से पूरे कर रही हूँ, क्योंकि उनके सामने भाभी बहुत अच्छी बनती थी और कह देती थी कि मैं तो नताशा का अपनी बहनों से भी ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। भाभी का ये दोगला चेहरा भाई से छुपा हुआ था। न जाने क्यों भाई को ये सब नज़र नहीं आता था जो मैं देखती थी। जब भी कभी इरादा करती कि भाई को सब कुछ बता दूं, फिर माँ की वसीयत याद आ जाती, फिर खामोशी इख्तियार कर लेती। उस दिन भी भाभी की उनसे छोटी बहन हमारे घर आई थी। आज शाम को भाई भी वापस आ रहे थे, क्योंकि मैंने रात ही भाभी को भाई से कहते सुना था कि जब वो कह रही थी ठीक है आप आ जाएं, कल से बैठकर इस मामले पर बातचीत करते हैं। न जाने वो किस मामले की बात कर रही थी। अगले दिन जब भाभी की बहन आई तो वो भाभी से कह रही थी कि मैं तो कहती हूँ हरीम तुम नताशा का निकाह फैज़ान से करवा दो, हमें भी मुफ्त की नौकरानी मिल जाएगी। वैसे भी फैज़ान ने तो समझने का नाम ही नहीं लेना। जितने भी पैसे तुम देती हो उनमें से आधे तो छीन कर वो नशा पूरा कर लेता है, बाकी जो माँ कमाती है उससे बड़ी मुश्किल करके अखराजात पूरे होते हैं।
भाभी कह रही थी कि तुम्हें फिक्रमंद होने की ज़रूरत, जाकर भी वक्तन फक्तन किसी न किसी तरीके से तुम्हें पैसे भेजती रहूँगी। मेरे पास 100 बहाने, लेकिन सोचना ये है कि मैं इस आफत को कैसे अपने सर से उतारूं। जब से शादी हुई है ये तो मेरे सर पर ही सवार है। कभी कभी मेरा शौहर आता है तो आते ही इससे प्यार मोहब्बत जिताने लगता है। मुझे ये देखकर बहुत गुस्सा आता है, मेरे तन बदन में आग लग जाती है। मैं सोच रही हूँ इसका कोई हल निकल कर ही जाऊँ। तभी भाभी की बहन बोली, हाँ मैं तो कह रही हूँ कि इसकी शादी फैज़ान से करवा दो। भाभी बोली, तसल्ली तो बहुत दी है इसके भाई को, लेकिन मुझे लगता है वो नहीं मानेगा। पता नहीं कमबख्त ने कौन सा जादू किया है अपने भाई पर, उसे तो इसके अलावा कोई दिखाई नहीं देता। मैं जो इतने बरस से उसके साथ रह रही हूँ, मुझसे भी वो इतनी मोहब्बत नहीं करता। जब कभी भी आए इतने लंबे लंबे लेक्चर देना शुरू कर देता है, मेरी बहन का ऐसे ख्याल रखना, ऐसे रखना। मैं उसकी बीवी ना हुई, नौकरानी हुई। जो उसके साथ साथ उसकी बहन, तो मेरे भी पाँव मजबूत हो जाते। फिर तो मैं इसका कांटा ऐसे निकालती कि याद रखती 2 टके की लड़की। भाभी की बातें सीधा मेरे दिल पर वार कर रही थी। मैं जो अभी कॉलेज से वापस आई थी, दरवाजे के बाहर खड़ी सारी बातें सुनकर ऐसे लग रहा था कि मेरे कदम भारी हो गए हैं। हिम्मत नहीं हो रही थी कि घर के अंदर दाखिल हूँ। अपने आंसू को पीछे मोड़ते हुए मैं घर में दाखिल हुई। मामूल के मुताबिक भाभी को सलाम किया, जिसके बदले में भाभी ने मुंह बिसोरते हुए वालेकुम अस्सलाम कहा और फिर बोली, जल्दी से बैग रख के मैडम दोपहर का खाना बना लो। सुबह से फहरीन आई है, ये भी दोपहर का खाना खा के ही जाएगी। खामोशी के साथ मैं अपने कमरे में गई, अपना बैग रखा, मुँह हाथ धोकर कपड़े चेंज किए और किचन में आकर दोपहर का खाना बनाने लगी। भाभी की बहन की आवाज़ अभी मेरे कानों में पड़ी, तो क्या सोचा है रीम तुमने? जो मैंने तुम्हें मशवरा दिया उस पर अमल कर लो, इस पर हमें ये नौकरानी मिल जाएगी। फिर एहसन भाई को भी बहन की आवाज़ अभी मेरे कानों में पड़ी, तो क्या सोचा है रीम तुमने? जो मैंने तुम्हें मशवरा दिया उस पर अमल कर लो, इस पर हमें ये नौकरानी मिल जाएगी। फिर एहसन भाई को भी एहसान होगा कि उसकी बहन हमारे घर में है। हालात से तो वो अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, लेकिन वो ये बात नहीं जानते कि फैज़ान नशा करने लग गया है और वैसे भी उसको मोहरा बनाकर इसके भाई से पैसे मठोरते रहेंगे। मेरा दिल ज़ोर से धड़क रहा था कि मेरा क्या होगा अगर भाई भाभी की बातों में आकर मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूँगी, मैं अपने हक़ में बोलूँगी। माँ ने मुझे जो वसीयत की थी मैंने उसे आज तक निभाया था, लेकिन अब ये मेरी सारी ज़िंदगी का मामला है। अब मैं किसी तरह ये बर्दाश्त नहीं करूँगी कि भाभी के नशे भाई से शादी कर लूँ। वैसे भी मैंने पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है। यही सोचते हुए कब मैंने खाना तैयार कर लिया। भाभी और भाभी की बहन दोनों मज़े से खाना खा रही थी। बाकी जो खाना अपनी बहन को दे दिया भाभी ने। मैं जो खाना बनाकर कमरे में फ़्रेश होने के लिए गई थी, वापस आई तो खाने के सारे बर्तन खाली पड़े थे। जैसे ही मैंने भाभी से पूछा कि खाना कहाँ गया, तो उन्होंने जवाब दिया, वो मैंने अम्मी लोगों को भेज दिया है। कहाँ वो बनाती फिरेंगी इतनी गर्मी में। मैंने जवाब दिया, लेकिन भाभी मैंने अभी खाना नहीं खाया था। तो वो बोली, फिर मैं क्या करूँ नहीं खाया तो? तुम्हें टाइम पर कोई चीज़ याद रहती भी है कि बस मेरा दिमाग खाने का इरादा है तुम्हारा? आ जा रहा है तुम्हारा भाई, अगर तुमने उसे कोई बात भी बताई तो याद रखना तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम जानती हो ना तुम्हारा भाई मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, मेरे बगैर वो नहीं रह सकता। और अगर तुमने हम दोनों के दरमियान तफर्रकात फैलाने की कोशिश की तो किसी दिन मैं तुम्हारी और तुम्हारे भाई दोनों की जान ले लूँगी। मैं खामोशी से अपने कमरे में आ गई। माँ की तस्वीर निकाल कर खूब रोई। माँ, ये आपने मुझे किस जानू? हाँ, आपकी मोहब्बत थी जो हर वक्त साया किए रखती थी, लेकिन आज कुछ भी नहीं रहा। ना आपकी मोहब्बत, ना बाबा की खुशबू, अब सिर्फ गम मेरे हिस्से में रह गए हैं। मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। मुझे बाहर से तभी भाई की आवाज़ आई। मैंने जल्दी से आंसू साफ़ किए, मुंह धोकर बाहर निकली तो भाई को देखकर मैं खिल उठी। भाई मुझे गले से लगाकर बोले, कैसी है तबीयत मेरी गुड़िया की? ठीक तो हो ना तुम? कितनी कमज़ोर नज़र आ रही हो, तबीयत ठीक है तुम्हारी? भाई ने जैसे ही मेरी पेशानी को छुआ तो बोले, ताशु तुम्हें तो बहुत बुखार है, कब से हुआ ये बुखार? और हरीम, तुमने मेरी बहन का ख्याल नहीं रखा, देखो ताशु को बुखार हो रहा है, मेडिसिन नहीं दिलवाई तुमने इसे? भाभी बौखला कर बोली, वो अभी बिल्कुल ठीक थी, कॉलेज से आई थी, तब तक तो ठीक थी,
मैंने इसे खाना वगैरह खिला दिया था। इसके आने से पहले मैं हर काम रेडी रखती हूँ। ना जाने फिर इसे क्यों बुखार हो गया। फिर भाभी मेरे पास आई, मेरा बाजू पकड़ते हुए मुझे सोफे पर बैठा दिया और बोली, ताशु, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है? भाभी का शफाक चेहरा मुझसे छुपा हुआ नहीं था। मैंने भाभी का हाथ पेशानी से हटाया और बोली, मुझे खुद भी नहीं पता था कि मुझे बुखार है, लेकिन जिनको प्यार होता है वो खुद ब खुद पहचान लेते। जैसे मेरे भाई ने पहचान लिया कि मैं ठीक नहीं हूँ। भाई बोले, उठो जल्दी से, तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। तभी मैं बोली, भाई आप थोड़ी देर आराम तो कर लें, अभी आप इतने लंबे सफ़र से आए हैं। भाई ने जवाब दिया, बस कर लिया मैंने आराम, जब तुम बीमार हो तो मैं कैसे आराम कर लूँ, चलो उठो जल्दी से। भाई मुझे लेकर डॉक्टर के पास गए और मेडिसिन दिलवाई। शाम को भाई मेरे कमरे में आए और मुझे बताया कि कल हम लोग यहाँ से सियाचिन शिफ्ट हो रहे क्योंकि इतनी देर से मैं तुम लोगों से दूर हूँ, अब मज़ीद दूर नहीं रह सकता। वहाँ मैंने क्वार्टर ले लिया, अब हम वहीं रहेंगे। तो मैं बोली, लेकिन भाई यहाँ अम्मी अब्बू की यादें हैं, हम यहाँ से कैसे जा सकते हैं? भाई ने जवाब दिया, मैं सिर्फ तुम्हारी डिग्री का इंतज़ार कर रहा था, तुम्हारा आज लास्ट पेपर था, इसीलिए हम यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि इतनी दूर से आना जाना बहुत मुश्किल है। 3 महीने तक मेरा घर चक्कर नहीं लगता, मैं तुम्हारी वजह से बहुत परेशान रहता हूँ। यूँ भाई मुझे ये बात बताकर अपने कमरे में वापस चले गए, लेकिन मैं सारी रात रोती रही क्योंकि ये घर मेरे लिए सब कुछ था। यहाँ मेरे माँ बाप की यादें बसती थी, वहाँ भी तो भाई सारा दिन ड्यूटी पर रहा करेंगे, मैं बिल्कुल तन्हा रहूँगी। तो यहाँ बेहतर नहीं था, यहाँ मेरे वालिदैन की यादें मौजूद थी। भाई ने मेरा सारा सामान खुद से पैक कर दिया था। मैं भी अभी बुखार में बुरी तरह तप रही थी। मेडिसिन से कुछ देर अफाका हुआ, दोबारा से बुखार हो गया। भाई ऐसे ही लेकर मुझे सफ़र पर निकल गए। उस दिन जाते हुए भाई को लेकर अपने मैके गए थे। रास्ते में जाते हुए भाभी से बात कर रहे थे। आंटी से, फिर तुमने क्या कहा, कब तक उनका शादी का प्रोग्राम है? मैं हक्का बक्का भाई की तरफ देख रही थी कि भाई क्या कह रहे हैं, वो किसकी शादी का प्रोग्राम बना रहे हैं? कहीं भाभी ने भाई को वरगला तो नहीं लिया? और फिर जब भाई ने ये बात की कि फैज़ान अच्छा लड़का है, मुझे तो शुरू से बहुत पसंद है, मैं तो बस चाहता हूँ कि अच्छे लोग हैं जहाँ मेरी बहन हमेशा खुश रह सके। लेकिन चलो, अब फैज़ान घर का बच्चा है, मुझे उम्मीद है कि आंटी बहुत खुश रखेंगी उसे, और जल्दी ही मैं फैज़ान की नौकरी का भी बंदोबस्त करता हूँ, नहीं तो उसे छोटा सा कोई कारोबार शुरू करवा दूँगा। तब तक नताशा की तालीम भी मुकम्मल हो जाएगी। मैं हक्का बक्का भाई की तरफ देख रही थी कि भाई ने बताया कि भाभी ने भाई को अपने जाल में फंसा लिया है, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं किसी सूरत भी फैज़ान से शादी नहीं करूंगी, वो एक नशई है, ये बात मैं अच्छे तरीके से जानती थी, लेकिन भाई इस चीज़ से बेखबर थे। न जाने क्यों भाई को उसकी शक्ल देखकर भी नहीं पता चला कि वो नशई है, जो इतनी आसानी के साथ मेरा उसके साथ रिश्ता तय कर दिया। भाई तो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, क्यों नहीं, मैं भी शादी करना चाहती हूँ या नहीं? हम सियाचिन पहुँच चुके थे। यहाँ का ठंडा मौसम बहुत खुशगवार था, लेकिन मेरे अंदर का मौसम बहुत ज़्यादा गर्म था। मेरे अंदर जैसे किसी ने आग का एक भांबड़ झुलसा दिया हो। मेरा दिल बुरी तरह से जल रहा था, लेकिन रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। ये छोटा सा क्वार्टर था जिसके 2 कमरे नीचे और 1 कमरा ऊपर था। ऐसे ही सबने अपने सामान वगैरह रखा। भाई ने मुझे कहा तो नहीं था, ताशु तुम ही हमारे साथ वाला कमरा ले लो, क्योंकि तुमने स्टडी वगैरह भी करनी है, मैं तुम्हें एकेडमी ज्वाइन करवा दूंगा। फिर मैं बोली, भाई मुझे ऊपर वाला रूम दे दे, मैं वहाँ आराम से पढ़ लूँगी। बात सिर्फ पढ़ने की नहीं थी, बात अपने दिल का गुबार हल्का करने की थी। मैं जी भर के रोना चाहती थी, यहाँ मुझे कोई देखे। जैसे ही मैं उस कमरे में जाने लगी, भाई ने मुझे ख़ास तौर पर ताकीद की थी कि मैं अपनी मेडिसिन ले लूँ और खिड़की और दरवाजे अच्छी तरह से बंद कर लूँ। मैं ऊपर कमरे में आ गई। ये कमरा ऐसे लग रहा था जैसे कई सालों से बंद पड़ा हो। मैंने उसका लॉक खोला तो हर तरफ जाले ही जाले लगे थे। वहाँ पड़ा एक टूटा सा बेड, मैंने उसे झाड़ते हुए अपने सूटकेस से एक चादर निकाली और उसके ऊपर बिछा ली और कंबल जो घर से लेकर आए थे ओढ़ कर लेट गई।
नींद थी कि मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं इधर से उधर करवटें बदल रही थी, तब आके कोई बड़ा साया मेरे करीब से गुजरा। मैंने खिड़की की तरफ देखा। खिड़की खुली थी और यहाँ ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी। मैंने खिड़की बंद की और उसे अपना वहम समझकर दोबारा से लेट गई। बुखार था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऊपर से इतनी ज़्यादा टेंशन थी, फिर न जाने मुझे कब नींद आ गई। पर जब मेरी आँख खुली तो भाभी कमरे में थी और मुझे आवाज़ दे रही थी, नताशा मैडम उठ जा, उठ के अपना सामान कमरे में सेट कर ले। मैं तुम्हारे भाई की बीवी हूँ, तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो अपने साथ तुम्हारे भी सारे काम करूँ। भाभी की ये बात सुनकर मैं जो बुखार में तप रही थी जल्दी से उठ बैठी और बोली, भाभी अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं खुद ही सेट कर लूँगी, आप अपनी सेटिंग कर लें। वैसे भी हम यहाँ सामान ज़्यादा तो लेकर नहीं आए थे, सिर्फ ज़रूरत की चीज़ें थी जो साथ लेकर आए थे, बाकी सामान वहीं घर में पड़ा था। तभी भाभी बोली, सेटिंग तो मैं कर लूँगी, नाश्ता क्या तेरा भाई बनाएगा, वो तो चला गया, जल्दी से अपने लिए और मेरे लिए नाश्ता बना। मैं चकराते सर के साथ उठ बैठी। जैसे ही खड़ी हुई दोबारा से चक्कर आने पर बेड पर गिर गई। भाभी मुँह ही मुँह में बड़बड़ाते कमरे से निकल गई। महारानी के तो बहाने शुरू, एक ही भैया लाड उठाता नहीं थकता। भाभी के जाने के बाद आज फिर से मैंने अम्मा को याद किया और खूब रोई। ऊपर से एक सहारा था अपने घर का, उन दोनों की यादें बसती थी, उन यादों के सहारे ही तो जी रही थी, लेकिन आज वो घर भी छूट गया। यही सोचते हुए मेरी आंखों से आंसू मोतियों की लड़ी की तरह गिरने लगे। मैं जी भरकर रोना चाहती थी। रो रो कर मेरी खूबसूरत आंखें सूज गई थी, मेरी गोरी रंगत पर लाली छाने लगी। मैं जब रो रो कर हलकान हो चुकी तो मुझे महसूस हुआ कि खिड़की से हवा का तेज झोंका आया है, जिसकी वजह से मेरी कमर तक आते स्ट्रेट बाल हवा में लहराने लगे। जैसे ही आगे की दो लटें मेरे चेहरे के साथ शरारत करने लगी, मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरा चेहरा दो लटें मेरे चेहरे के साथ शरारत करने लगी। मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरा चेहरा अपने दोनों हाथों के प्याले में भर लिया है। ये कौन हो सकता है? भाई ही होंगे। ये सोचते हुए मैंने जैसे ही आंखें खोली तो आगे का मंजर जान निकाल देने वाला था, क्योंकि सामने तो कोई भी मौजूद नहीं था। लेकिन मैं अपने चेहरे को किसी के हाथों में महसूस कर रही थी और उन हाथों की तपश इतनी ज़्यादा थी, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरा चेहरा झुलस जाएगा। मैं एकदम से चीखी, लेकिन तभी किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख लिया और बोला, नहीं, शोर नहीं करना। मैं उठ खड़ी हुई। कौन हो तुम? मुझे नज़र क्यों नहीं आ रहे? मैंने खिड़की की जानिब देखा। मैं जो रात को बंद करके सोई थी वो बिल्कुल खुली पड़ी थी। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मैं जल्दी से भागकर नीचे आ गई। मुझे यूं भागते देखकर भाभी बोली, अरे कमबख्त, कोई आफत आ गई है जो ऐसे भागते हुए ऊपर से नीचे आ रही है? कोई जिन भूत देख लिया है क्या? मैं भाभी को ये बात नहीं लगा कर करती। इसी वजह से मैं खामोशी के साथ खुद को हिम्मत देकर काम में मसरूफ़ हो गई। अब मेरा ऊपर जाने को ज़रा भी दिल नहीं चाह रहा था। मेरा सामान ऊपर पड़ा था। भाभी के साथ नीचे की सारी सफाई करवाने के बाद अब मैं सोच रही थी कि ऊपर कैसे जाऊं। पहले तो मैंने सोचा भाभी को इस बारे में बता दूं, लेकिन फिर खामोश हो गई। डरते हुए ऊपर गई, सारे जाले वगैरह साफ करके कमरे को सेट करना शुरू कर दिया। तभी मुझे ऐसे महसूस हुआ कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैं एकदम से मुड़ी, वहाँ पर कोई नहीं था। मैंने आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया और दोबारा काम में मशगूल हो गई। अपने बालों को मैंने पूनी टेल में बांधा हुआ था। फिर मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मेरे बालों को पूनी से आज़ाद कर दिया गया हो। वो सारे खुलकर मेरी कमर पर आ गए। अब की बार मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती थी। मेरा दिल ज़ोर से धड़क रहा था। ठंडे पसीने पूरे जिस्म से बह रहे थे। मैं जो पहले ही बुखार में बुरी तरह तप रही थी, अब ऐसे ठंडे पसीने आ रहे थे जैसे किसी ने फ्रिज में लगा दिया। तभी किसी ने मुझे कंधों से पकड़ा और मेरा मुंह अपनी तरफ किया। देखकर मैं शशतर रह गई। मेरे सामने खूबसूरत नौजवान खड़ा था, जिसकी गोरी रंगत, गहरी स्याह लंबी पलकें और उनके नीचे खूबसूरत नीले रंग की आंखें। खूबसूरत हेयर स्टाइल में वो पेंट कोट पहने कोई शहजादा लग रहा था। उसे ऐसे देखते ही रह गई मैं अपने हवास खो बैठी थी। वो मेरे बिल्कुल रूबरू खड़ा मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए जा रहा था। जैसे ही मैं ख्यालों से बाहर आई तो बौखलाए लहजे में बोली, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? ये एक क्वार्टर तो मेरे भाई ने लिया हुआ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? चले जाओ यहाँ से। अगर मेरी भाभी ने देख लिया तो क़यामत बर्पा कर देंगी। न जाने वो क्या समझेंगी।
شاید میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ وہ آگے سے کچھ بول نہیں رہا تھا، مجھے دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا۔ جیسے ہی تھا مجھے دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا۔ جیسے ہی میں خیالوں سے باہر آئی تو بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولی، کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ کوارٹر تو میرے بھائی نے لیا ہے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ چلے جاؤ یہاں سے، اگر میری بھابھی نے دیکھ لیا تو قیامت برپا کر دیں گی، نہ جانے وہ کیا سمجھیں گی۔ شاید میں نے تمہیں بلایا ہے۔ وہ آگے سے کچھ بھی نہیں بول رہا تھا، بس مجھے دیکھ کر مسکرائے جا رہا تھا۔ تبھی میں بولی، کیا گونگے اور بہرے ہو؟ تمہیں کچھ سنائی نہیں دے رہا جو میں کہہ رہی ہوں؟ تبھی وہ پھر سے مسکرایا۔ اب کی بار اس کے دونوں گالوں میں پڑنے والے ڈمپل قیامت ڈھا رہے تھے۔ وہ بولا، سن بھی سکتا ہوں اور بول بھی سکتا ہوں، لیکن میں حیران ہوں قدرت کی بنائی ہوئی چیز دیکھ کر، کس قدر خوبصورت بنایا ہے اللہ نے تمہیں۔ تمہاری یہ گورے دودھ جیسے شفاف رنگت، تمہاری یہ خوبصورت جھیل جیسی آنکھیں، تمہارے یہ گھنے سیاہ بال، کتنی فرصت سے بنایا ہوگا بال، کتنی فرصت سے بنایا ہوگا تمہیں خدا نے۔ خود کو کبھی آئینے میں دیکھا ہے؟ اوپر سے یہ معصومیت، کیوں جان نکالنی ہے کسی کی؟ نہ جانے کیوں اس کی باتوں سے میں شرم سے ڈوبتی جا رہی تھی۔ تبھی وہ اپنی انگلی سے میری ٹھوڑی کو اوپر کرتے ہوئے بولا، بولو کیسے اتنی خوبصورت ہو سکتی ہو تم؟ میں غصے سے بولی، کون ہو تم؟ اور تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم یوں میری تعریف کرو۔ تو وہ میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے بیڈ پر بیٹھا اور بولا، لیکن کیا کروں، اس دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے جب سے تمہیں دیکھا ہے تب سے بے قرار ہوں۔ میں بولی، اللہ کا واسطہ ہے یہاں سے چلے جاؤ، اگر بھابھی نے دیکھ لیا تو مجھے مار ڈالے گی، نہ جانے بھائی کے پاس کیا کیا باتیں لگائے گی، نہ جانے میں اس سے یہ سب کچھ کیوں کہہ رہی تھی۔ تبھی وہ بولا، تمہاری بھابھی مجھے تمہارے ساتھ نہیں دیکھیں گی کیونکہ میں انہیں نظر ہی نہیں آؤں گا۔ اس کی اس بات سے میں حیران ہوئی اور بولی، کیوں نظر نہیں آؤ گے؟ نظر نہیں آؤں گا۔ وہ ایک دن میرے ساتھ اتنا بے تکلف ہو گیا تھا جیسے کئی سالوں سے مجھے جانتا ہو۔ وہ بہوں کو اچکاتے ہوئے بولا، پوچھو گی نہیں میرا نام کیا ہے؟ میں نے آنکھیں گھماتے ہوئے اپنا چہرہ دوسری طرف کیا تو وہ بولا، میرا نام شامیر ہے اور سب مجھے پیار سے میر بولتے ہیں، اور آپ کا نام؟ اس نے سوال کرتے ہوئے پوچھا۔ میں بولی کہ میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ اس نے جواب دیا، لیکن میں جاننا ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ تم میری زندگی بن گئی ہو۔ میں ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، دیکھو جو کوئی بھی ہو یہاں سے چلے جاؤ۔ تم آئے کہاں سے ہو؟ کہیں چھت سے کود کر تو نہیں آئے؟ تبھی وہ بولا، نہ میں چھت سے کود کر آیا اور نہ ہی سیدھے راستے سے، بلکہ یہ گھر تم سے پہلے میرا تھا۔ تم میرے گھر میں آئی اور مجھے لگتا ہے ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی۔ وہ عجیب باتیں کر رہا تھا۔ پھر اچانک سے کمرے میں بھابھی داخل ہوئی اور بولی، کس سے باتوں میں لگی ہو اور کس سے باتیں کر رہی ہو؟ میں نے جواب دیا، بھابھی کسی سے بھی نہیں۔ اور کس سے باتیں کر رہی ہو؟ میں نے جواب دیا، بھابھی کسی سے بھی نہیں۔ میں حیران تھی کہ بھابھی کو وہ نوجوان نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی وہ بولی، پاگل ہو گئی ہو لگتا ہے، دماغ کو بخار ہو گیا ہے، جلدی سے کمرہ سمیٹ لو، دوپہر کا کھانا بھی بنانا ہے۔ بھابھی حکم صادر کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ تبھی شامیر دوبارہ سے میرے سامنے آیا اور بولا، بڑی تیز ہے نا تیری بھابھی، لگتا ہے اسے سبق سکھانا پڑے گا، بہت تنگ کرتی ہے تمہیں، اور شامیر کی جان کو کوئی تنگ کرے یہ میں گوارا نہیں کرتا۔ تبھی میں بولی کہ نہیں ہوں میں کسی کی جان، میں تمہیں جانتی بھی نہیں ہوں اور میری بات پکی ہو گئی ہے۔ وہ بولا، اچھا، لیکن شامیر کو جو بھی اچھا لگتا ہے وہ حاصل کر لیتا ہے، اور اس نشے سے تو میں ہرگز تمہاری شادی نہیں ہونے دوں گا۔ میں حیران تھی کہ اسے کیسے پتہ چلا کہ میری منگنی ایک نشے کے ساتھ بھائی نے کر دی ہے۔ تبھی وہ بولا، میں نے سب پتہ کر لیا ہے، کیونکہ میں ایک جن زادوں میں انسان نہیں ہوں۔ یہ کوارٹر کافی دیر سے ویران پڑا تھا، کوارٹر میں رہ رہا ہوں، تب سے لے کر اب تک یہاں بہت سے لوگ آئے، لیکن تم سے زیادہ خوبصورت کوئی آدمزادی نہیں دیکھی۔ اس کی بات سن کر میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ یہ بات میں جان گئی تھی کہ یہ سچ میں ہی جن زادہ ہوگا، اسی لیے تو بھابھی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں بولی، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ جن زادے ہو؟ ہاں میں جن زادہ ہوں، اور تمہیں پتہ ہے ایک ہی دن میں تم سے کتنی محبت کرنے لگا ہوں۔ ایسے لگتا ہے نتاشا کہ آج میں مکمل ہو گیا ہوں۔ میں بہت دکھی تھا جب کوہکاف سے آیا تھا۔ میری ماں کو ایک بھیانک جن نے قتل کر دیا تھا۔ ماں نے مرتے وقت مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ اب میں کوہکاف واپس نہیں آؤں گا، کیونکہ ماں کو ڈر تھا کہ وہ بھیانک جن مجھے زندہ نہیں رہنے دے گا۔ وہ میری ماں سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن ماں نے میرے باپ سے شادی کر لی،
इसी बात का बदला लेते हुए उसने मेरी माँ को मारा था, जबकि मेरा बाप काफ़ी देर पहले ही वफात पा चुका था। लेकिन वो जिन अपना बदला लेना चाहता था कि वो शैतान जिन था। माँ खुद को मुझे और उससे बचाना चाहती थी, इसीलिए मुझे लेकर इंसानी दुनिया में आ गई कि उसने माँ को मार डाला। लेकिन माँ ने पहले सारी जादुई ताकतें मुझे दे दी थी और मुझसे वादा किया था कि अब कभी कोका वापस नहीं होगा और इंसानी दुनिया में रहूँगा। वहाँ अगर कोई आदमजादी मुझे अच्छी मिलती है तो उससे शादी कर लूँ, नहीं तो अकेले ही ज़िंदगी गुजारूँ और कभी वापस ना आऊँ। मैं बहुत दुखी था। तब से लेकर इस वक्त तक मैंने इसी क्वार्टर में बसेरा किया था। मैं बिल्कुल तन्हा हूँ, लेकिन आज मुझे लगता है मेरी सारी तन्हाई दूर हो गई है। बोलो नताशा, क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता? उसकी कहानी सुनकर तो मैं भी गमज़दा हो गई। मैं तो समझती थी कि सिर्फ मैं ही दुखी हूँ। क्या जिन्नात को भी दुख होते हैं? उसकी आंखों से आंसू जारी थे। तभी मैंने उसका हाथ पकड़ा और बोली, न जाने क्यों ये जान कर के एक तुम जिन्नज़ादे हो, मुझे तुमसे ज़रा बराबर भी डर महसूस। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन ज़िंदगी में बहुत दुख मैंने भी देखे हैं। मेरी माँ और बाप दोनों छोड़कर चले गए। जब से माँ ने वफात पाई है उस वक्त से लेकर अब तक भाभी के जुल्म सितम बर्दाश्त करती आ रही हूँ। अब भाभी मेरी शादी अपने नशई भाई से करना चाहती थी। वो मेरे आंसू साफ करते हुए बोला, मीर की जान, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा मीर तुम्हारी ज़िंदगी के सारे दुख दूर करेगा। मैं उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगी और बोली, वो कैसे? उसने जवाब दिया कि बस ये मुझ पर छोड़ दो, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो। अब हम दोनों इस कमरे में रहेंगे। मैं रोज़ जल्दी काम ख़त्म करती और जाकर शामिर के साथ ढेर बातें करती। न जाने क्यों अब मैं सजने संवरने लगी थी। ये सब कुछ शामिर की मोहब्बत थी। शामिर मुझसे बेहद मोहब्बत करता। फिर एक दिन मैं हैरान हुई जब सुबह सुबह भाभी ने खुद अपने भाई की सारी असलियत बता दी। वो भाई को बता रही थी कि मैं ज़बरदस्ती अपने भाई मैं हैरान हुई जब सुबह सुबह भाभी ने खुद अपने भाई की सारी असलियत बता दी। वो भाई को बता रही थी कि मैं ज़बरदस्ती अपने भाई की शादी ताशा से करना चाहती थी, लेकिन मेरा भाई नशा करता है। मैं नताशा की शादी अब किसी सूरत भाई से नहीं होने दूंगी। भाई बहुत हैरान हो रहे थे कि भाभी ये सब क्या कह रही है। भाई ने मुझे बुलाया और बोले, ताशु, क्या तुम भी ये बात जानती थी कि फैज़ान नशा करता है? मैंने इस बात में सर हिला दिया। मैंने देखा शामिर बिल्कुल मेरे रूबरू खड़ा था। शामिर को देखकर मैं कांपने लगी कि अगर भाई ने देख लिया तो न जाने भाई कितना गुस्सा करेंगे। लेकिन मीर मुझसे कह रहा था कि आज बता दो अपने भाई को सारी असलियत, तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ क्या कुछ करती रही हैं। शामिर की इस बात पर मैंने अमल किया और भाई से कहने लगी, भाई, आपको खबर है कि आज तक मेरे साथ क्या कुछ हुआ है? भाभी ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन आप भी एक वादा करें, कभी भाभी को नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उनको अपने घर वालों के अखराजात पूरे करने के लिए ये सब कुछ करती थी। भाई ये सुनकर हैरान हो रहे थे कि मैं ये क्या कह रही हूँ। भाभी वहाँ बैठी थर थर कांप रही थी, क्योंकि भाभी के पीछे शामिर खड़ा था। उस टाइम शामिर की शक्ल इंतहाई खौफनाक थी, जिससे मैं भी खौफ महसूस कर रही थी। ये शामिर की असली सूरत है। शामिर भाभी को डरा रहा था। शामिर की वजह से भाभी तो उन्होंने फैज़ान की असलियत भाई को बताई थी, और अब भाभी वो सब कुछ मान रही थी जो मेरे साथ करती आई, क्योंकि वो शामिर के डर से ये सब कुछ कह रही थी। आज भाभी ने सारी असलियत भाई को खुद ही बता दी कि उन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किए और ज़्यादती की। भाई गुस्से से लाल पीले हो रहे थे और भाभी से बोले, मैं नहीं जानता था कि तुम इस कदर खुदगर्ज हो। मेरी माँ ने तुम्हारे कितने लाड उठाए, तुम्हारी माँ का ख्याल करते मेरी तुमसे शादी करवाई, तुम उन्हीं की बेटी के साथ जुल्म और सितम करती आई हो। तुम्हें खुदा का खौफ नहीं आया कि तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे घर वालों को पैसों की ज़रूरत थी, मुझे कहती सब कुछ उठा उठा कर उन्हें देती रही हो खुद। मैं भाई के आगे हाथ जोड़े खड़ी थी और भाई से कह रही थी कि भाई प्लीज़ भाभी को मत छोड़िएगा, क्योंकि अम्मी की वसीयत है। वो मुझे जाते हुए कह गई थी कि मैं आप दोनों के दरमियान इख्तलाफात पैदा नहीं होने दूंगी, ताकि आप दोनों अलग ना हो। भाई बोले, मैं किसी सूरत इस औरत को अपने साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी इसी वक्त इसे घर छोड़ने जा रहा हूँ, तुम भी चलो, क्योंकि मैंने अपना तबादला अपने इलाके में करवा लिया है। अब मैं इसको कभी नहीं अपनाऊंगा। तभी मैं भाई से बोली, भाई आप मुझसे मोहब्बत करते हैं ना, तो प्लीज़ भाभी को नहीं छोड़िएगा। जो कुछ इनके साथ हो गया है वो काफ़ी है। तभी वो बोले, क्या हुआ? इसके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, इसको तो सज़ा मिलेगी इसके किए की। भाई मुझे और भाभी को लेकर घर वापस आ गए।
اتنا لمبا سفر طے کرنے کے بعد میں شامیر کو یاد کرتی۔ آتے ہوئے شامیر نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ جلدی میرا رشتہ لے کر آئیں گے۔ میں شامیر سے محبت کرنے لگی تھی، اب اس کے بغیر جی نہیں پاؤں گی۔ یقین دلایا تھا کہ وہ جلدی میرا رشتہ لے کر آئیں گے۔ میں شامیر سے محبت کرنے لگی تھی، اب اس کے بغیر جی نہیں پاؤں گی، لیکن اگر وہ واپس نہیں آیا تو میں کیا کروں گی؟ یہی سوچتے ہوئے میں گھر پہنچی۔ بھائی نے بھابھی کو ان کے گھر چھوڑا اور اپنے گھر آ گئے خود۔ بھابھی کی ماں اور بہنیں بہت منت کر رہی تھی، لیکن بھائی بالکل نہیں مانے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں اس عورت کو کبھی گھر نہیں رکھوں گا۔ بھائی نے تو طلاق کے کاغذات بھی تیار کروا لیے، لیکن میں نے بھائی کو لاکھ سمجھایا۔ اس کے بعد بھائی بھابھی کو ساتھ رکھنے پر تیار ہوئے، کیونکہ اب انہیں باپ بننے کی خوشخبری مل گئی تھی۔ پھر ایک دن شامیر نے ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں حیران ہوئی کہ وہ بھائی سے گلے ملنے لگا اور بھائی بولے، آؤ آؤ شامیر، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ بھائی اسے جانتے ہیں۔ تبھی شامیر نے بھائی سے بات کی کہ میرے ماں باپ تو نہیں ہیں جو یہ بات کرتے، لیکن میں خود ہی یہ بات کر رہا ہوں۔ میں آپ کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ سے کہی تھی کہ مجھے شادی کرنی ہے کسی چاہیے۔ اگر آپ مجھے اپنی بہن کے قابل سمجھتے تو میری شادی کروا دیں۔ بھائی خوش ہو گئے اور بولے، شامیر، میں تمہیں پچھلے 6 مہینے سے جانتا ہوں، تم بہت اچھے لڑکے ہو۔ مجھے لگتا ہے میری تاشو کے لیے تم سے اچھا لڑکا نہیں ہوگا۔ میں حیران تھی کہ جب بھائی نے مجھ سے پوچھا تو میرا جواب ہاں میں تھا۔ میری شادی شامیر کے ساتھ طے ہو گئی۔ شامیر کی دلہن بنے میں کمرے میں بیٹھی تھی۔ شامیر نے مجھے بہت اچھا گھر بنا دیا تھا۔ میں سجے دجے کمرے میں شامیر کا انتظار کر رہی تھی۔ شامیر جیسے ہی میرے پاس آئے میں اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، میر مجھے سچ سچ بتاؤ، تم بھائی کو کیسے جانتے ہو؟ تبھی وہ بولے، یار صبر کرو، آج تو ہماری سہاگ رات ہے اور تم آج یہ بات پوچھ رہی ہو کہ میں بھائی کو کیسے جانتا ہوں؟ جب میں نے تمہیں دیکھا تو تمہارے بھائی سے ایک فوجی کی صورت میں ملتا تھا، لیکن دوسری یونٹ کا۔ پھر میں نے تمہارے بھائی کے ساتھ کافی اچھی دوستی کر لی۔ اب وہ میرے بارے میں بس یہی جانتے ہیں کہ میں ایک انسان ہوں اور ایک فوجی ہوں، وہ یہ نہیں کہ میں ایک جن زاد ہوں۔ یہ بات صرف تم جانتی ہو، اور اب تم ایک جن زادے کی بیوی ہو۔ لیکن ایک بات تمہیں بتا دوں، میرے پاس وہ ساری جناتی طاقتیں نہیں ہیں جو جنات کے پاس ہوتی ہیں۔ 1-2 طاقتیں باقی رہ گئی ہیں۔ میرے اندر بالکل انسانوں جیسی خصوصیات آنے لگی ہیں۔ جلدی میرے اندر سے جناتی طاقتیں ختم ہو جائیں گی اور میں بالکل عام انسانوں کی طرح زندگی گزاروں گا۔ اس وقت تک میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ میں بولی کہ مجھے تو صرف تمہاری محبت چاہیے۔ محبت تو روح سے ہوتی ہے، اور آج ہماری شادی کو 2 سال ہو گئے۔ ہم ایک دوسرے سے بہت پیار سے رہ رہے ہیں۔ 5 سال بعد شامیر کی ساری جناتی طاقتیں ختم ہو جائیں گی، پھر ہم دونوں عام انسانوں کی طرح زندگی گزاریں گے۔ آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ شامیر کے ساتھ شادی کر کے میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا۔ یہ بات اپنے بھائی سے چھپائی ہے کہ وہ ایک جن زاد ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، کیا مجھے بھائی کو بتا دینا چاہیے یا پھر اسے راز رکھنا چاہیے؟ کیونکہ اب شامیر کی جناتی طاقتیں تو ختم ہو جائیں گی، وہ عام انسانوں کی طرح زندگی گزارے گا۔ آپ کی رائے